दिन की तरह आज की भी क्लास आपकी यूपीपी के बेस पर है और इसमें सामान्य जानकारी और हिंदी के 75 क्वेश्चन सम्मिलित किए गए हैं। और निवेदन है सभी से कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी रिमाइंडर, आज 12 तारीख है और आपके पेपर 17 तारीख से स्टार्ट है, यानी आपके पास कुल 5 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, आज को इंक्लूड करके आपके पास 5 दिन है। तो 5 दिन में आप समय को कैसे यूटिलाइज करते हैं वो आपके ऊपर है। मैंने बार बार आपको बताया है कि आप समय का यूटिलाइज करने के लिए करना क्या आपको, आप पहला काम प्रैक्टिस सेट हल कीजिए। प्रैक्टिस सेट में जो भी टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आ रहा है उस टॉपिक्स को यूट्यूब या बुक्स के जरिए सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप कोशिश करेंगे तो सब कुछ संभव है, क्योंकि आपने सुना होगा कि जो अब तो कुएं का समय नहीं रहा, लेकिन कुएं से पानी जब निकाला जाता था तो रस्सी जो है बार बार उस सीमेंट या पत्थर की जो पार्ट होती थी उसके ऊपर से रस्सी बार बार आती जाती थी, तो पार्ट भी कट जाता था पत्थर का, वो रस्सी मुलायम होती। तो आप मेहनत कीजिए, अगर आप मेहनत करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग के लिए आज की जो क्लास है वो शेड्यूल करते हैं और शुरू करते हैं। ठीक है, दोबारा आपको रिमाइंड कर देते हैं, आज की क्लास में सामान्य जानकारी और हिंदी के 75 प्रश्न हमने सम्मिलित किए हैं और उन 75 प्रश्नों में से कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप राइट कर लें, आंसर राइट करके रखें, जिसे आप एक बार रिवाइज करने में आपको आसानी हो। तो चलिए क्लास की तरफ चलते हैं अपने और पहले क्वेश्चन पर आते हैं। या तो कुछ लोगों को 30 सेकंड का टाइम देते हैं, 30 सेकंड में लोग जुड़ जाएं जिससे और अधिकतर लोगों तक ये फायदा मिले। अगर किसी फ्रेंड को आप यूट्यूब पे अपना चैनल रिकमेंड करना चाहते हैं तो ओके इन्फिनिटी सर्च करने को बोलिए। सर्च करने पर आपका कोचिंग का लोगो आ जाएगा और उसी पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिसान बेस्ट गया। और हाँ, आप लोग के लिए भी फायदेमंद चीज़, मेरे लिए भी फायदेमंद चीज़ रहा जो हमने ये प्रैक्टिस सेट किया। हिंदी के प्रैक्टिस सेट से लगभग 5-6 क्वेश्चन जो हम लोगों ने 8-10 प्रैक्टिस सेट किए हैं उसमें से, और सामान्य अध्ययन के जो 7 से 10 प्रैक्टिस सेट वो भी हुए हैं, तो उस सभी में से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आर में आपके आए हुए थे। एडजेक्टिव जो हमने यहाँ क्वेश्चन किया था, जैसे एक क्वेश्चन आपने किया होगा चरकुला नृत्य का, तो चरकुला नृत्य का पूरा पोर्शन ही उठा के उसने एडजेक्टिव जो हमने यहाँ किया था सेम ऐसा ही वहाँ पे आया हुआ था। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं आप लोग का और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन है, किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? ठीक है, क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्वेश्चन 2021 के क्वेश्चन पेपर पर आधारित है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। तो किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो आपके ऑप्शन हैं जिंद, करनाल, अलीगढ़ या मुजफ्फरनगर। क्या सही होगा? किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? चलिए सही जवाब लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है अलीगढ़ को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अभी तक सम्मिलित नहीं किया गया है। आपने एनसीआर का नाम सुना होगा, नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, ये दिल्ली में है या दिल्ली के आसपास जो अदर स्टेट हैं उनकी कुछ जिले को एनसीआर में सम्मिलित कर लिया गया है। ठीक है,
अगर उन जिलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के संबंध में गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़ आदि जिले। लखनऊ में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने भी दिल्ली एनसीआर के तर्ज पर लखनऊ में भी एनसीआर स्टेट कैपिटल रीजन यानी एससीआर की घोषणा की है और उसमें सम्मिलित जो जिले हैं वो बाराबंकी है, ठीक है। अभी तक सम्मिलित जो जिला किया गया है वो बाराबंकी और कानपुर के दो जिलों को मिलाकर एससीआर का गठन किया जाएगा, ठीक है। तो उस पर अभी पूरी चर्चा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने की है, जल्द ही हो सकता है एससीआर लागू भी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने ग्राम पंचायतें हैं? वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने ग्राम पंचायतें हैं? आपके ऑप्शन है 25,000, 32,000, 42,000 या 52,000। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने ग्राम पंचायतें हैं? लगभग 25,000, लगभग 32,000, लगभग 42,000 या लगभग 52,000। चलिए सही जवाब लेते हैं। तो इसका सही जवाब है 52,000 ग्राम पंचायतें उत्तर प्रदेश राज्य में हैं। निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला? निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला? मोरारजी देसाई, देवीलाल, बीपी सिंह या लाल कृष्ण आडवाणी। तो सही जवाब लेते हैं बीपी सिंह, जो स्वतंत्र भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे, ठीक है। उन्होंने कभी भी उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला है, ठीक है। बीपी सिंह के बारे में बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जे.एम. कीन्स, लियान वालरस, डेविड रिकार्डो या एडम स्मिथ। चलिए सही जवाब लेते हैं। तो सही जवाब है लियान वालरस ने सामान्य संतुलन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है? भारत के गवर्नर जनरल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री या भारत के उपराष्ट्रपति। सही जवाब दीजिए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है? भारत के गवर्नर जनरल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री या भारत के उपराष्ट्रपति। चलिए सही जवाब लेते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। अब कभी पूछ ले मुख्य न्यायाधीश को कौन दिलाएगा, तो मुख्य न्यायाधीश को दिलाता है कौन? राष्ट्रपति, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, ठीक। प्रधानमंत्री की अगर बात करेगा तो प्रधानमंत्री के भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की बात करेगा तो उपराष्ट्रपति भी राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति का आपने देख ही लिया। भारत का मुख्य न्यायाधीश यदि मुख्यमंत्री पूछ लेता है, कभी मुख्यमंत्री पूछता है तो मुख्यमंत्री का राज्यपाल और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश का तो भी राज्यपाल, ठीक है। याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति को कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति,
उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति, राज्यों की बात करें तो राज्यों के मुख्यमंत्री को राज्यपाल, और राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत दिए हैं? निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत दिए थे? ऑस्टिन, डार्विन, अरस्तु या मार्क्स? सही जवाब ले लेते हैं तो ऑस्टिन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित घटनाओं का उनके काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? निम्नलिखित घटनाओं का उनके काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन, शिमला सम्मेलन, पूना समझौता या कैबिनेट मिशन? जिशान बी, जिशान जब भी किसी भी कीजिए कि उसके आगे उसका क्वेश्चन नंबर आप एक बार मेंशन कर दीजिए, जिससे हमको भी आइडिया रहे कि आपने किसका जवाब दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब लेते हैं। तो पहला था पूना समझौता, ठीक, पहला था पूना समझौता, दूसरा हुआ भारत छोड़ो आंदोलन, तीसरा हुआ शिमला सम्मेलन, और चौथा हुआ कैबिनेट मिशन। तो याद रखिए, पूना समझौता, भारत छोड़ो आंदोलन, शिमला सम्मेलन और कैबिनेट मिशन। ठीक, तो इस आधार पे सही जवाब है सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण से कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? वर्ष 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण से कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन? वर्ष 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण से कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन? चलिए सही जवाब ले लेते हैं। तो 1917 में सत्याग्रह आंदोलन बिहार के चंपारण से किसानों को अंग्रेजों के बागान मालिकों द्वारा प्रताड़ित किए जाने के विरोध में सत्याग्रह का शुरुआत किया था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। वह देश जो लगातार तीसरे साल भी फाइनेंशियल टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बरकरार है। वह देश जो लगातार तीसरे साल भी फाइनेंशियल टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बरकरार है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान या दक्षिणी सूडान? चलिए सही जवाब ले लेते हैं। तो पाकिस्तान लगातार तीसरे क्या अभी भी फाइनेंशियल टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में ही बरकरार है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, मानव शरीर के गुर्दे इनमें से कौन सा कार्य करते हैं? मानव शरीर के गुर्दे इनमें से कौन सा कार्य करते हैं? उत्सर्जन, श्वसन, पाचन या परिवहन? मानव शरीर के गुर्दे इनमें से कौन सा कार्य करते हैं? उत्सर्जन, श्वसन, पाचन या परिवहन? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोग जवाब दीजिए एक बार। निक्की, 7 का, क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब लेते हैं। तो सही जवाब है मानव शरीर के गुर्दे क्या करते हैं? उत्सर्जन का कार्य करते हैं। ठीक है। अब शरीर में गुर्दे की जगह ऊपर उसने किडनी लिख दे, इसी का अंग्रेजी नाम है। ठीक है। बिक लिख दे। ठीक है। बिक, किडनी। तो याद रखिएगा तीनों नाम एक ही हैं। और क्या करते हैं ये मनुष्य के शरीर में नाइट्रोजन पदार्थ जो होते हैं उनको बाहर निकालने का काम करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, जब प्रकाश किसी किनारे या किसी दरार से गुजरती है तो डॉट 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 की वजह से तिरछी हो जाती है। जब प्रकाश किसी किनारे या किसी दरार से गुजरती है तो खाली स्थान की वजह से तिरछी हो जाती है। प्रतिबिंब, अपवर्तन, विपवर्तन या पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब?
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब लेते हैं। तो विपवर्तन के कारण क्या हो जाता है, जब प्रकाश किसी किनारे या दरार से गुजरती है तो थोड़ी सी तिरछी हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। मरुस्थल में मरीचिका या मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण क्या है? मरुस्थल में मरीचिका या मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण क्या है? प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश का प्रतिबिंब, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब, प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब दोनों। सही जवाब है प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्णकालिक प्रतिबिंब दोनों की वजह से मरुस्थल में मरीचिका या मृग तृष्णा बनती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। ए FORTRAN का प्रयोग के लिए नहीं होता है। FORTRAN फ्रोट्रॉन का प्रयोग के लिए नहीं होता है। चित्र बनाने के लिए या गणित संगणना के लिए। यहाँ याद रखिएगा फ्रोट्रॉन का प्रयोग नहीं होता है चित्र बनाने के लिए या गणित संगणना के लिए। तो सही जवाब है एक और दो दोनों नहीं होता है। फ्रोट्रॉन क्या है? एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जिसका विकास IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसका फुल फॉर्म है, IBM ने फ्रोट्रॉन को विकसित किया था। ठीक है, ये जैसे अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++, पास्कल, बेसिक, जावा स्क्रिप्ट होती हैं, ऐसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। चल क्वेश्चन नंबर 14। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? माइकल फेराडे, जोसेफ हेनरी, अब्बे कौशली या जॉन वेयर्ड? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? माइकल फेराडे, जोसेफ हेनरी, अब्बे कौशली या जॉन वेयर्ड? चलिए सही जवाब लेते हैं। तो जॉन वेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 2, 4, 6 या 5? तो वॉलीबॉल के एक टीम में कुल खिलाड़ियों की संख्या होती है 6, यानी 6 ए टीम से और 6 बी टीम से, दोनों टीम से 6 खिलाड़ी खेलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मंदिर और भगवान, एक तरफ मंदिर है, दूसरी तरफ उससे संबंधित भगवान है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा, तिजारा मंदिर राजस्थान, वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति। आपके सामने ऑप्शन है भगवान महावीर से, भगवान विष्णु से या भगवान शिव से। सबको एक दूसरे से क्रॉस सही मिलान करना है। अगर ऑप्शन से देखा जाए तो लिंगराज मंदिर भगवान शिव से होगा। अगर आपको एक ही पता है तो एक बार ट्राई कीजिए, क्या 1 का 3 मल्टीपल में है? नहीं है, तो आगे मिलाने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा टिक कीजिए बी। देख लीजिए, लिंगराज मंदिर भगवान शिव, तिजारा मंदिर भगवान महावीर और वेंकटेश्वर तिरुपति मंदिर भगवान विष्णु। क्वेश्चन नंबर 17। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 की 42 देशों की सूची में भारत का स्थान है। वैश्विक पेंशन सूची 2021 की 42 देशों की सूची में भारत का स्थान है। 32, 36, 38 या 40?
सही जवाब लेते हैं तो भारत का स्थान है 40वां। बात करें वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 किसने जारी किया, तो वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 जो है वो मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स ने 2021 में जारी किया और 42 देशों की सूची में भारत का स्थान क्या था, 40वां था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में बंगदुला वर्णपुरा एक बीमारी के कारण निधन हो गया, वह किस देश के प्रथम टेस्ट कैप्टन थे या टेस्ट कप्तान थे। बंदुला वर्णपुरा का एक बीमारी के कारण निधन हो गया, वह किस देश के प्रथम टेस्ट कप्तान थे, केन्या, श्रीलंका, बांग्लादेश या भारत। चलिए सही जवाब लेते हैं तो ये श्रीलंका के प्रथम टेस्ट कप्तान थे बंदुला वर्णपुरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, मसमई गुफा में जियोरिसा मसमईन्स नामक एक सूक्ष्म घोंघे की प्रजाति की खोज की गई है, यह गुफा किस राज्य में स्थित है। मनसमई गुफा में जियोरिसा मनसइनसिस नामक एक सूक्ष्म घोंघे की प्रजाति की खोज की गई है, यह गुफा किस राज्य में स्थित है, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम या त्रिपुरा। चलिए, अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं और आपने थोड़ा सा भी कॉमन सेंस यूज किया तो संभवतः उस तक आंसर कर सकते हैं। जैसे घोंघे की बात किया है तो ये क्या है, ये जल की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं और इनमें से कौन सा ऐसा शहर है जहां वर्षा ज्यादा होती है, तो भैया मेघालय, यानी मेघालय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में किस तिथि को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया गया, या विश्व आयोडीन अल्पता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब लेते हैं तो 21 अक्टूबर को वैश्विक आयोडीन अल्पता विकार निवारण दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये कौन करता है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो 54 देश हैं, 54 कंट्रीज या 54 देश हैं, ये मनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, अगस्त 2018 में भारत भारती सम्मान से पुरस्कृत साहित्यकार कौन है, रमेश चंद्र शाह, डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल और जयप्रकाश करदम। सही जवाब क्या होगा एक बार देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब होगा तो रमेश चंद्र शाह को 31 अगस्त 2018 को 31 अगस्त 2018 को भारत भारती सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मुख्यमंत्री रोशन आपके द्वार योजना किस राज्य सरकार की योजना है, मुख्यमंत्री रोशन आपके द्वार किस राज्य सरकार की योजना है, मुख्यमंत्री रोशन आपके द्वार किस राज्य सरकार की योजना है। आपके ऑप्शन है मिजोरम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। चलिए सही जवाब है मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है, मुख्यमंत्री रोशन आपके द्वार। इस योजना को आरंभ किया गया था 19 अक्टूबर 2021 को। ठीक है, और इस योजना में जो दिव्यांग हैं, वृद्ध हैं या शारीरिक रूप से अक्षम हैं और गरीब आदिवासी हैं, उनके घर तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए इस योजना का उद्घाटन किया गया या इस योजना को लाया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया कंपनी पर ब्रिटेन के प्रतिस्पर्धा नियामक ने
$6.94 करोड़ का जुर्माना लगाया। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम। निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया कंपनी पर ब्रिटेन के प्रतिस्पर्धा नियामक ने $6.94 करोड़ का जुर्माना लगाया? व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम। चलिए सही जवाब लेते हैं। तो फेसबुक पर 6.94 करोड़ रुपए का जुर्माना ब्रिटेन के प्रतिस्पर्धा नियामक ने लगाया। क्वेश्चन नंबर 24, सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? 5 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़ या 3 करोड़। चलिए सही जवाब ले लेते हैं। तो सांसद निधि के लिए 5 करोड़ रुपए केंद्र सरकार क्या करती है? आवंटित करती है प्रति वर्ष। क्वेश्चन नंबर 25, डॉक्टर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है? डॉक्टर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है? बेनजीर भुट्टो, अनीता देसाई, अरुंधति राय या मेधा पाटकर। चलिए सही जवाब ले लेते हैं। तो बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक की लेखिका हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, भारत में सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज कहाँ खुला था? भारत में सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज कहाँ खुला था? लखनऊ, मद्रास या चेन्नई, वाराणसी या कलकत्ता या कोलकाता। भारत में सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज कहाँ खुला था? चलिए सही जवाब ले लेते हैं। तो लखनऊ में सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज खुला था। ठीक है, थिंक गलत है इसमें, क्योंकि लखनऊ में नहीं होगा, कोलकाता में होगा। ठीक है, कोलकाता में सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज खुला था। क्वेश्चन नंबर 27, आत्महत्या की दर भारत में सर्वाधिक किस राज्य में है? आत्महत्या की दर भारत में सर्वाधिक किस राज्य में है? सिक्किम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या महाराष्ट्र। आत्महत्या की दर भारत में सर्वाधिक किस राज्य में है? सिक्किम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या महाराष्ट्र। चलिए सही जवाब ले लेते हैं। तो सिक्किम राज्य में आत्महत्या की दर सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में किस बैंक ने अपनी 51 शाखाओं को बंद करने की घोषणा की? हाल ही में किस बैंक ने अपनी 51 शाखाओं को बंद करने की घोषणा की? बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ त्रावणकोर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। चलिए तो सही जवाब ले लेते हैं। तो इसका सही जवाब है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपनी 51 शाखाओं को अक्टूबर 2018 में बैंक बंद कर दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29, अधिवर्ष या लीप ईयर का जनक इनमें से किसे माना जाता है? अधिवर्ष या लीप ईयर का जनक इनमें से किसे माना जाता है? नक्षत्रवेत्ता सोसिजेंस, पोप ग्रोगरी 13, जूलियस सीजर या इनमें से कोई नहीं। चलिए 29 का सही जवाब लेते हैं। तो जूलियस सीजर को लीप ईयर का जनक माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, ग्लेशियर एक्सप्रेस ग्लेशियर एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किस देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है? ग्लेशियर एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किस देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है? अमेरिका, नॉर्वे, भारत या स्विट्जरलैंड। ग्लेशियर एक्सप्रेस निम्न में से किस देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है? अमेरिका, नॉर्वे, भारत या स्विट्जरलैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब लेते हैं। तो स्विट्जरलैंड की एक प्रसिद्ध रेलगाड़ी है ग्लेशियर एक्सप्रेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश या केंद्र शासित क्षेत्र में अवस्थित है?
बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश में अवस्थित है? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप या उत्तराखंड? चलिए सही जवाब लेते हैं, तो उत्तराखंड। देखिए क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ जोड़ दिया केंद्र शासित और एक नाम दे दिया केंद्र शासित प्रदेश का भी, ठीक है। लेकिन बिनसर का जंगल कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में दुनिया की कौन सी कंपनी ट्रिलियन डॉलर वाली कंपनी बन गई? हाल ही में दुनिया की कौन सी कंपनी ट्रिलियन डॉलर वाली कंपनी बन गई? रिलायंस, एयरटेल, एप्पल या टाटा? चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब लेते हैं, तो सही जवाब है एप्पल, हाल ही में दुनिया की ट्रिलियनर कंपनी बन गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? निम्नलिखित में से मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? स्तंभ, स्तूप, चैत्य या बारादरी? तो आप वो स्तंभ जो है वो मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? नेपाल के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? सुरेंद्र मोहन, शांता सिन्हा, पी के राय या जोहरा सहगल? चलिए सही जवाब लेते हैं, तो पी के राय, प्रदीप कुमार राय, ठीक है, इनके द्वारा नेपाल के राष्ट्रगान की रचना की गई है। और नेपाल की राष्ट्रगान जो है सयो थुंगा फूल का, ठीक है, सयो थंगा फूल का नेपाल का राष्ट्रीय गान है। और इसको 3 अगस्त कब किया गया? 3 अगस्त 2007 को नेपाल का राष्ट्रगान घोषित किया गया। कमेंट में आप लोग बताइए कि भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है और भारत का राष्ट्रगान कब एडॉप्ट किया गया? नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 35, राजनैतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है, या किसका कथन है? राजनैतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है, या किसका कथन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया? सही जवाब ले लेते हैं, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कथन है, राजनैतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है, ठीक है। बाकी बी आर अम्बेडकर के बारे में आपको पता ही है, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ था। जो संविधान बना था उस संविधान निर्माता के रूप में इनको जाना जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त 3 जजों में शामिल नहीं है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त 3 जजों में शामिल नहीं है। ये डेटा 2021 के आधार पर है, तो ध्यान रखिएगा। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति विनीत शरण, न्यायमूर्ति के एम जोसेफ? चलिए सही जवाब लेते हैं, तो न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी जो हैं सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त 3 जजों में शामिल नहीं है, 2021 के डेटा के आधार पर है। क्वेश्चन नंबर 37, 5 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रह चुके एम करुणानिधि का निधन 7 अगस्त 2018 को हो गया, वो किस पार्टी से थे? एम करुणानिधि का निधन 7 अगस्त 2018 को हो गया, वो किस पार्टी से संबंधित थे? द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, अन्ना द्रमुक, भाजपा या कांग्रेस? चलिए सही जवाब लेते हैं 37 का, तो द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, ठीक है, इस पार्टी से एम करुणानिधि संबंधित थे। लास्ट क्वेश्चन, घूमर लोक नृत्य है, घूमर लोक नृत्य है बिहार का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का या छत्तीसगढ़ का? देखिए जितने प्रैक्टिस सेट हमने किए हैं उस सारे प्रैक्टिस सेट में लोक नृत्य जरूर पूछा है, तो पेपर देने के पहले मैं फिर आपसे रिकमेंड करूंगा कि जो भी ट्रेंडिंग लोक नृत्य हैं उन सभी को आप देख के जाइएगा, ठीक है।
वो कहाँ से, किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश के संबंध में भी अलग अलग, जैसे ब्रज भाषा, सॉरी ब्रज क्षेत्र, अवध क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में अलग अलग लोक नृत्य और लोक गायन प्रसिद्ध है। तो एक बार उसको देख के जाइएगा। बाकी कोशिश है कि 16 तारीख को कुछ चीजें टॉपिक वाइज पूरा दिन हम कवर करेंगे। 16 तारीख में कोशिश हमारी पूरी होगी। चलिए सही जवाब लेते हैं। घूमर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो सही जवाब है घूमर राजस्थान राज्य से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं सामान्य हिंदी के लिए। तो एक बार सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिए, चैनल को लाइक भी करिए। बाकी आंसर को आप कमेंट करते रहिए। जब आप आंसर का कमेंट आप करते हैं तो थोड़ा सा हमको भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ लोग लाइव देख रहे हैं। बाकी देखने तो ठीक है, आप देखिए, कोई दिक्कत नहीं, आपकी इच्छा है, कमेंट कीजिए ना कीजिए, बट सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आपका सब्सक्राइब और शेयर मेरे लिए बहुत बहुमूल्य है। अभी के लिए चैनल ग्रो कर रहा है, तो ग्रोथ हुआ टाइमिंग में आपके सब्सक्राइब और आपका लाइक हमारे चैनल को ग्रोथ देता है और हमको एक मोटिवेशन मिलता है कि हम प्रतिदिन आपके लिए नए कंटेंट आपकी परीक्षा के दृष्टि से लाते रहें। तो आई होप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और एक बार शेयर भी करेंगे और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर करेंगे। चलिए थैंक यू। चलिए समान हिंदी पे आते हैं हम लोग। समान हिंदी का पहला क्वेश्चन लेते हैं। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? 4, 10, 8 या 5? हिंदी भाषा की कुल 8 विख्यात बोलियां हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? देखिए ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? सतसई, रामलला नहछु, पृथ्वीराज रासो या आल्हा उदल? तो सही है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है। ठीक है, और इसके कवि हैं चंद्रबरदाई। और इसमें क्या लिखा हुआ है? पृथ्वीराज चौहान का जीवन चरित्र का संपूर्ण वर्णन चंद्रबरदाई जी द्वारा किया गया है। ठीक है, और हिंदी के वीर रसों का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कहलाता है पृथ्वीराज रासो। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? आधुनिक काल, भक्ति काल, रीत काल या संयुक्त काल? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आधुनिक काल आपको मिलेगा, भक्ति काल भी मिलेगा, रीत, लेकिन संयुक्त काल नहीं मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42। क्रियापरक व्यापारिक कोट चिन्ह कीजिए। क्रियापरक व्याकरणिक कोट चिन्ह कीजिए। कारक, लिंग, वचन या पक्ष? क्रियापरक व्याकरणिक कोट चिन्ह कीजिए। कारण, लिंग, वचन या पक्ष? सही जवाब कारक। क्वेश्चन नंबर 43। चूड़ी अच्छी थी कौन सी क्रिया है? चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया है? योजक क्रिया, अधिकार घोतक क्रिया, औचित्य बोधक क्रिया या अप्रत्यक्ष क्रिया? तो योजन क्रिया है चूड़ी अच्छी थी में थी। क्वेश्चन नंबर 44। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातु क्या कहलाती है? संयुक्त धातु, द्विकर्मक धातु, साधित सकर्मक धातु या समस्त धातु? 44 का सही जवाब है साधित सकर्मक धातु। क्वेश्चन नंबर 45। सारंग ले सारंग चल कई, सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग गई
सारंग कई गई चोट, उक्त पद में कौन सा अलंकार विद्यमान है? रिपीट करते हैं। सारंग ले सारंग चल, कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के, सारंग कई गई चोट। उक्त पद में कौन सा अलंकार विद्यमान है? उत्प्रेक्षालंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार या रूपक अलंकार? क्या होगा? एक बार आप जवाब दीजिए, बाकी मैं तो जवाब आपको दूंगा ही। 45 का सही जवाब लेते हैं, तो सही जवाब है यमक अलंकार। ठीक है। सारंग ले सारंग चल, कई सारंग की ऊट, सारंग झीनो पाई के, सारंग कई गई चोट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। जुगुप्सा का अस्थाई भाव किस रस से संबंधित है? जुगुप्सा का अस्थाई भाव किस रस से संबंधित है? करुण रस, रौद्र रस, विभत्स रस या अद्भुत रस? सही जवाब लेते हैं 46 का। तो विभत्स रस से संबंधित है जुगुप्सा। ठीक है। अगर जुगुप्सा का एक उदाहरण आपको देना पड़े या देखा जाए तो, सिर बैठो काग आंख दो खात निकारत, खींचत जीभ स्यार अति ही आनंद उर्धारत। ठीक है। ये क्या है? जुगुप्सा या विभत्स रस का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में कौन सा छंद प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा छंद प्रकार नहीं है? दृष्टांत, चौपाई, दोहा या सोरठा? निम्नलिखित में कौन सा छंद प्रकार नहीं है? दृष्टांत, चौपाई, दोहा या सोरठा? चलिए सही जवाब लेते हैं 47 का। तो सही जवाब है दृष्टांत। क्वेश्चन नंबर 48। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व अयादि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, ये किस संधि के अंतर्गत आते हैं? ये पूछ रहा है। आपके ऑप्शन है व्यंजन, स्वर या विसर्ग, उपयुक्त में कोई नहीं। चलिए सही जवाब लेते हैं। तो ये स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। स्वर संधि के वेद हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 और 50। उपयुक्त समास चिन्ह उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए। पथभ्रष्ट का कौन सा समास होगा? पथभ्रष्ट, अव्ययी भाव, द्वंद्व, तत्पुरुष या कर्मधारय? चलिए 49 का सही जवाब लेते हैं। तो 49 का सही जवाब है तत्पुरुष समास होगा पथभ्रष्ट में। क्वेश्चन नंबर 50। अष्टाध्यायी बाहुव्रीहि में द्विगु कर्मधारय या तत्पुरुष? अष्टाध्यायी में कौन सा समास होगा? बाहुव्रीहि, द्विगु कर्मधारय या तत्पुरुष? चलिए सही जवाब लेते हैं। तो सही जवाब है द्विगु। क्वेश्चन नंबर 51। सुमित्रानंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? सुमित्रानंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? स्वर्णधूलि, लोकायतन, युगवाणी या चिदाम्बरा? सही जवाब लेते हैं। तो सुमित्रानंदन पंत को चिदाम्बरा लेखन पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। क्वेश्चन नंबर 52। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सौरसैनी, पैचासी, मागधी या अर्धमागधी? चलिए क्वेश्चन नंबर 52 का सही जवाब लेते हैं। तो 52 का सही जवाब होगा सौरसैनी के अपभ्रंश से ब्रजभाषा का विकास हुआ था। चलिए अगला 53 से 57 जो है वो आपके गद्यांश पर आधारित है। एक बार गद्यांश को पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। गद्यांश है। राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है।
जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए प्रयत्न किया जाए। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही इस राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। जनतंत्र के लिए तो यह एक महान कल्याणकारी योजना है। जन समाज में राष्ट्र, संस्कृति, समाज एवं परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसका पूर्ण रूप से बोध कराना एवं राष्ट्र में व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान है। पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति के प्रभाव से आज हमारे मस्तिष्क में भारतीयता के प्रति हीन भावना उत्पन्न हो गई है। चरित्र निर्माण, जो कि बाल्यावस्था से ही ऋषि कुल, गुरुकुल, आचार्य कुल की शिक्षा के द्वारा प्राचीन समय से किया जाता था, आज की लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से संचालित स्कूलों एवं कॉलेजों के लिए एक हास्यास्पद विषय बन गया है। आज यदि कोई पुरातन संस्कारी विद्यार्थी संध्या वंदन या शिखा सूत्र रखकर भारतीय संस्कृत में जीवन बिताता है, तो अन्य छात्र उसे बुद्धू या अप्रगतिशील कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। आज अपने भारतीय आदर्शों का परित्याग करके पश्चिम के अंधानुकरण को ही प्रगति मान बैठे हैं। इसका घातक परिणाम चारित्र दोष के रूप में आज देश में सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहा है। इससे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है। आपके ऑप्शन है समाजोपयोगी कार्यों के लिए, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए, राष्ट्र की योजनाओं के संचालन के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए। चलिए सही जवाब ले लेते हैं। तो सही जवाब है राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए। क्वेश्चन नंबर 54, जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं निष्ठावान श्रमिक, धनवान व्यक्ति, उत्तम चरित्रवान व्यक्ति, शक्तिशाली सिपाही। जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं निष्ठावान श्रमिक, धनवान व्यक्ति, उत्तम चरित्रवान व्यक्ति या शक्तिशाली सिपाही। चलिए 54 का सही जवाब लेते हैं। तो उत्तम चरित्रवान व्यक्ति के जो भी जवाब आपको देने हैं वो आपके गद्यांश के आधार पर देने हैं। आप अपनी सोच विकसित करके इन सब का जवाब नहीं दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 55, उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान है। उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान है भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण, जनता में सांप्रदायिक सद्भाव, राजनीति के कुशल दांवपेच, चरित्र निर्माण के लिए शैक्षिक वातावरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 का सही जवाब लेते हैं। तो भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान है एज पर गद्यांश। क्वेश्चन नंबर 56, अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है जो पाश्चात्य संस्कृति को हृदय में अपनाता है, सत्संग में अधिक समय नहीं बिताता, धार्मिक वातावरण में जीवन बिताता है, भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है। चलिए सही जवाब इसका है तो भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है, तो उसको अप्रगतिशील के रूप में रखकर मजाक उड़ाया जाता है गद्यांश के अनुसार। 57, भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण है पुरातन संस्कारी संस्कृत में जीवन, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति, प्राचीन गुरुकुल की शिक्षा पद्धति, वर्तमान वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति। तो 57 का सही जवाब है लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति या मॉन्टेसरी स्कूल जो है वो क्या है, भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण है। कौन कह रहा है? गद्यांश कह रहा है। प्रश्न संख्या 58 से 62, निम्नलिखित में प्रत्येक प्रश्न में 3 वाक्य दिए गए हैं। त्रुटि वाले वाक्यांश को चुनिए और उसके अनुरूप ए बी सी पर चिन्ह लगाइए। यदि वाक्य त्रुटिहीन हो तो डी पर चिन्ह लगाइए। 58, रामचरितमानस भक्ति काल की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है, कोई त्रुटि नहीं। क्या सही है इसमें 58 में? चलिए सही जवाब लेते हैं। रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे सर्वश्रेष्ठ जो लिखा है, यहाँ पर श्रेष्ठतम लिखा हुआ है, क्या होगा यहाँ पर? श्रेष्ठ कर दिया जाए तो ये सही हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 59, ठंड के दिनों में प्रातः काल के समय
सर्दी काफी बढ़ जाती है, कोई त्रुटि नहीं। क्या सही होगा 59 में? ठीक है, तो 59 में प्रातः काल के समय में त्रुटि है, क्योंकि प्रातः काल के साथ समय लिखा हुआ है, तो ये नहीं लिखना है। ठंड के दिनों में प्रातः काल सर्दी काफी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि प्रातः काल जो है वो खुद में ही समय का एक घोतक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60। जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा विसर्जित हो चुकी थी, कोई त्रुटि नहीं। क्वेश्चन नंबर 60। तो सभा समाप्त होती है, विसर्जित नहीं होती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 61। मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी, कोई त्रुटि नहीं। 61 में सही है, तो कोई त्रुटि नहीं है, ये पूरा वाक्य सही है। क्वेश्चन नंबर 62। उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है, कोई त्रुटि नहीं। क्या सही होगा 62 का? तो उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है में उसकी दुकान पर शुद्ध गाय जो लिखा हुआ है, ये क्या है? एक त्रुटिपूर्ण वाक्य है। ठीक है, इसका सही होगा गाय का शुद्ध घी मिलता है। उसने लिखा था कि गाय का शुद्ध घी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 63 से 67। निम्नलिखित में प्रत्येक कहावत के लिए 4 समानार्थक वाक्यांश दिए गए हैं। उनमें से सही उत्तर के रूप में विकल्प का चयन कीजिए और उत्तर पत्रक पर चिन्ह लगाइए। 63। पत्थर को जोक नहीं लगती, सबल का शोषण नहीं होता, मजबूत चीज आसानी से खराब नहीं होती, दो धूर्तों में प्राय टकराव नहीं होता, हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता। पत्थर पर जोंक नहीं लगती। चलिए सही जवाब लेते हैं। तो हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 64। विहंगम दृष्टि, गहरी नजर, तीखी नजर, मंद नजर या सरसरी नजर। तो 64 का सही जवाब है सरसरी नजर को विहंगम दृष्टि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 65। बाणी प्लस औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा होगा? बाणी प्लस औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा है? वाणिज्य, सॉरी, वाणियोचित, वाणिचित, वाणिचित्र, वाणहुचित। चलिए 65 का सही जवाब लेते हैं। तो ए सही है, वाणियोचित। इसमें अगर संधि की बात करें तो कौन सी संधि है? यण संधि है। ठीक है, यण संधि है। क्वेश्चन नंबर 66। अन्वीक्षण का संधि विच्छेद होगा, अन्वीक्षण का संधि विच्छेद होगा अनुधन ईक्षण, अनधन वीक्षण, अनुधन ईक्षण या अनुधन ईक्षण। चलिए सही जवाब लेते हैं। तो 66 का सही जवाब है अनुधन ईक्षण। क्वेश्चन नंबर 67। सितरतु का संधि विच्छेद होगा, सितरतु का संधि विच्छेद होगा शीत प्लस ऋतु, सीता प्लस ऋतु, शीत प्लस ऋतु, शीत प्लस ऋतु। चलिए सही जवाब लेते हैं। तो शीत प्लस ऋतु होगा शीत ऋतु। क्वेश्चन नंबर 68 से 70। निम्नलिखित वाक्यों में उसके प्रथम और अंतिम वाक्यांश 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंक या रा ला वा के अंतर्गत बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प चुनिए। 68। समय को परखने वाला और समय की रंक में धनाढ्य करोड़पति से भिखारी उपेक्षा करने वाला हो जाता है। इस क्वेश्चन को सही लय में आपको रखना है जिससे उसका एक सही अर्थ निकलता हो। तो क्वेश्चन नंबर 68 का सही जवाब लेते हैं। तो सही जवाब होगा सी। और रख के एक बार देखते हैं। तो समय को परखने वाला रंक से धनाढ्य और समय की उपेक्षा करने वाला, समय की उपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी हो जाता है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय गांवों के अभी भारत सरकार को सुधार के लिए और राज्य सरकार को बहुत प्रयत्न करना है। तो 69 का सही जवाब ले लेते हैं बी। देखते हैं, भारतीय गांवों के सुधार के लिए अभी भारत सरकार को और राज्य सरकार को बहुत प्रयत्न करना होगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों आवश्यक तथा उत्तमोत्तम पदार्थों से द्वारा लोग उपयोगी परिचित होते हैं। चलिए 70 का सही जवाब लेते हैं। सही जवाब है डी। समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों द्वारा लोग उपयोगी, आवश्यक और उत्तमोत्तर पदार्थों से परिचित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, राम सीता से सुंदर है इस वाक्य में कौन सा कारक है। राम सीता से सुंदर है इस वाक्य में कौन सा कारक है। करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक या संबंध कारक। राम सीता से सुंदर है इस वाक्य में कौन सा कारक है। करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक या संबंध कारक। चलिए 71 का सही जवाब लेते हैं। तो अपादान कारक है, क्योंकि यहाँ पर कारक चिन्ह से लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। जा, रा, हा और सा। चलिए 72 का सही जवाब लेते हैं। तो जा स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 73, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है। हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है। प्रश्लिष्टक योगात्मक, अयोगात्मक, श्लिष्टक योगात्मक या अश्लिष्टक योगात्मक। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 का सही जवाब है श्लिष्टक योगात्मक या वियोगात्मक प्रकार की भाषा है। इस आधार पर, आकृति की दृष्टि के आधार पर। 74, सकल और सकल का अर्थ क्या होता है। कला और कृति, सन और संवत, संपूर्ण और अंश, सबल और निर्बल। चलिए 74 का सही जवाब लेते हैं। तो सही जवाब है संपूर्ण और अंश। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, राकेश यहाँ आओ इस वाक्य में कौन सा कारक है। राकेश यहाँ आओ इस वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन है अधिकरण, संबोधन, कर्ता या करण। तो आपको पहले कहा था कि अगर ये चिन्ह कहीं भी दिख जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, संबोधन कारक पे चिन्ह लगा देना है। चलिए इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास कल पुनः मॉर्निंग में जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू और गुड डे।